हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सोशल साइंस सेशन 2025-26 डीओई का प्रैक्टिस पेपर हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इस वाले प्रैक्टिस पेपर से हमें अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होगी हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए। ये एसएसटी का पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे जितने भी आपके डाउट्स होंगे एसएसटी के रिलेटेड ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन है हिस्ट्री के एमसीक्यूज के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीजेस ऑफ गवर्नमेंट, तो जो ये वाली बुक थी ये किसने राइट करी थी? ये राइट सबसे पहले हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जो ये टू ट्रीटीजीज ऑफ गवर्नमेंट है, ये वाली जो बुक है ये मेंशन तब हुई थी कौन से वाले चैप्टर में? फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में। उस वाले चैप्टर में ये बुक मेंशन हुई थी। ये वाली बुक क्या चीज़ कह रही थी? ये वाली बुक काफ़ी लिबरल आइडियाज़ को वो रही थी फॉरवर्ड। ठीक है, तो जो ये बुक थी जो इसका ऑथर है उसको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, टू ट्रीटीजीज ऑफ गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले लुई 16 तो नहीं हो सकता, बिकॉज लुई 16 जो था वो फ्रेंच किंग था और उसको मारा गया था। ठीक है, तो इसने तो ये बुक राइट नहीं की हो सकती, क्योंकि जो लुई 16 था वो मोनार्क था, एक मोनार्क, वो एक किंग था। और जो मोनार्की है उसका कॉन्सेप्ट तो लिबरलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडल्स हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट है, इसलिए लुई 16 तो ये बुक राइट नहीं कर सकता। साथ में जो कार्ल मार्क्स है जिसने मार्क्सिज्म का आइडिया लाया था, वो भी इस बुक को राइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बुक है ये मेंशन कौन से चैप्टर में हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और कार्ल मार्क्स को मेंशन किस में करा था? इसको करा था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो कार्ल मार्क्स और लुई 16 तो पहले से ही आउट ऑफ द पिक्चर है। फिर जो जीन जैकस रशियाओ है ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा। जीन जैकस रशियाओ कि जो जीन जैकस रशियाओ था उसने दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बुक को करा था राइट, लेकिन उसने टू ट्रीटीजीज ऑफ गवर्नमेंट ये वाली बुक को राइट नहीं करा था। तो कौन है इसका आंसर करेक्ट? वो है जॉन लॉक। जो जॉन लॉक था उसने राइट की थी ये बुक टू ट्रीटीजीज ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि नेचुरल राइट्स, ये हर एक सिटीजन को कुछ राइट्स मिलनी चाहिए, ये जो सिस्टम ऑफ स्टेट्स था उसके अगेंस्ट था। ठीक है, तो ऐसे टाइप के आइडियाज़ ये राइट करे थे जॉन लॉक ने इन हिज बुक द ट्रीटीज ऑफ टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और ये वन ऑफ द फ्रेंच फिलोसोफर्स था जिसने मिडिल क्लास को जगाया था, जागरूक कराया था। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ना फर्स्ट चीज़, इनमें से जितनी भी स्टेटमेंट्स है ये सारी करेक्ट है बेस्ड ऑन क्या चीज़ लिखी हुई है, लेकिन जो चीज़ जो इनकरेक्ट है इन स्टेटमेंट्स में वो हो सकती है ये जो डेट्स है। ठीक है, जो भी ये लेकिन स्टेटमेंट लिखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक, तो लेकिन जो डेट्स है वो इनकरेक्ट हो सकती है। तो देखते हैं कौन सी की डेट्स करेक्ट है। फर्स्टली सेकंड वाले पार्ट में, ऑन 28 फरवरी 1933 सिविल राइट्स इन जर्मनी वर सस्पेंडेड बाय द फायर डिग्री। ये करेक्ट है, जो है फायर डिग्री हुई थी, फायर डिग्री थी जर्मनी में, इसकी वजह से जो सिविल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो गए थे। और जो ये इवेंट था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था ताकि हिटलर अपनी राइज कर सके। ठीक है, फायर डिग्री जो पार्लियामेंट में आया था, पार्लियामेंट में फायर का आउटब्रेक हुआ था, वो काफ़ी हेल्पफुल था एडोल्फ हिटलर के लिए। फिर जो 3 था, 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग अपॉइंटेड हिटलर एज चांसलर ऑफ जर्मनी। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल डेट भी करेक्ट है और स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, 30 जनवरी 1933 में जो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे उस टाइम जर्मनी, जिसको वेमार रिपब्लिक बोला जाता था, ही अपॉइंटेड हिटलर एज चांसलर। लेकिन इनकरेक्ट वाली कौन सी है स्टेटमेंट? वो है फर्स्ट। वापस से जो ये पार्ट है पूरा करो, डिक्टेटरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी बाय द इनेबलिंग एक्ट। ये करेक्ट है, जब इनेबलिंग एक्ट पास हुआ तब बहुत सारे चेंजेस आए जिसकी वजह से हिटलर वाज एबल टू एस्टैब्लिश अ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। जैसे कि जो हिटलर है उसको राइट दे गई थी टू साइड लाइन दी पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। जैसे वो रूल करना चाहता था वैसे वो रूल कर सकता था, कॉन्स्टिट्यूशन को बिना फॉलो करे। और साथ में जितने भी अदर पार्टीज थी, नाजी पार्टी को छोड़कर, उसके एफिलिएट्स को छोड़ के, वो सारी इलीगल हो गई थी। ठीक है, तो वो वाला पार्ट तो सही है, लेकिन इसमें डेट जो है वो गलत है। ये 3 मार्च 1933 को पास नहीं हुआ था, ये हुआ था मार्च 23 ऑफ 1933 को। ठीक है, तो यहाँ पे मार्च 3 लिख रखा है, ये गलत है, ये मार्च 23 को पास हुआ था ये एक्ट, इसलिए जो ये डेट है गलत है। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 आर करेक्ट। जो टू स्टेटमेंट्स 2 और 3 है वो करेक्ट है, लेकिन जो फर्स्ट है वो गलत है, उसकी डेट जो है वो गलत है।
फिर क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द नेम ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वाज चेंज टू, जो बोल्शेविक पार्टी थी उसके नेम को लेटर ऑन किस चीज़ में बदल दिया था? इट वाज चेंज टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, ये उसका नाम बदल गया था। या वैसे अगर बोला जाए इनका नाम सच में तो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी था, लेकिन ये भी सिमिलर इनफ है, तो ये भी करेक्ट माना जा सकता है। फिर क्वेश्चन 4, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो ये स्टेटमेंट्स हैं इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि जिस ऑर्डर में एक्चुअली हुई थी। तो सबसे पहले वाली स्टेटमेंट, लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, ये सही है, ये फर्स्ट इवेंट था। फ्रांस में अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म और फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली ना, जो अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म था वो इसके बाद हुआ था, वो इसके बाद हुआ था 1789 को। तो जो ये नेक्स्ट इवेंट है ये करेक्ट है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। 1 और 2 बस इसी ऑप्शन में आ रहा है, जो ये वाला ऑप्शन है ऑप्शन डी, अब 1 4 आ रहा है, ये तो इनकरेक्ट चीज़ है। तो फर्स्ट लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, फिर अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, फिर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो ऑप्शन है 1 2 3 4 ये करेक्ट है। जिस ऑर्डर में ये सारे ऑप्शन जो है इवेंट्स है ये प्रेजेंट कर रखे हैं, ये करेक्ट ऑर्डर ही होएगा। फिलहाल में अभी हम थोड़ी देर में करेंगे ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अभी हम डायरेक्टली सेक्शन वीक है, जियोग्राफी का वो करते हैं एमसीक्यूज। अभी हम थोड़ी देर में करेंगे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हर एक सेक्शन के। तो क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न घाट्स हैं उनमें से हाईएस्ट पीक, सबसे बड़ी पीक क्या है? वो है महेंद्रगिरी पीक। ठीक है, जो महेंद्रगिरी पीक है उसकी हाइट है 1501 मीटर्स। ठीक है, वो उसकी हाइट है महेंद्रगिरी, तो वो हाईएस्ट पीक है इन दी ईस्टर्न घाट्स। तो क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच। इनमें से करेक्ट मैच कौन सा ऑप्शन है? वो है ए। द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 2933 किलोमीटर। यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट पूछ रखा है, अगर यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ पूछा होता है या नॉर्थ टू साउथ, सेम बात है, तो 3214 किलोमीटर ये करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट पूछ रखा है, इसलिए 2933 ये करेक्ट रहेगा, इसलिए ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ना सबसे पहली चीज़, अगर लॉन्गेस्ट की बात किया गया, लॉन्गेस्ट जनरली स्पीकिंग इन ऑप्शन में नहीं लॉन्गेस्ट, तो वो होएगा गोदावरी रिवर। ठीक है, जो गोदावरी रिवर है वो एक्चुअली लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे पेनिनसुलर इंडिया में, लेकिन इन ऑप्शन में ये नहीं है। ठीक है, इन ऑप्शन में गोदावरी रिवर का ऑप्शन कोई है नहीं, इसलिए इनमें से कौन सा होगा लॉन्गेस्ट? वो होएगा नर्मदा रिवर। इन सब में से, क्योंकि जो नर्मदा रिवर है उसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर्स, तो वो इन सारे रिवर्स के कंपैरिजन में सबसे बड़ा माना जाएगा, लॉन्गेस्ट। लेकिन जनरली स्पीकिंग गोदावरी होता। ठीक है, गोदावरी रिवर अगर एक ऑप्शन होता है इनमें से तो हम उसको टिक करते हैं, लेकिन इन सब में से नर्मदा रिवर करेक्ट होएगा। फिर क्वेश्चन 13, व्हाट इज द लाइकली व्हेन इज द मॉनसून सीजन लाइकली टू अराइव इन इंडिया। जो मॉनसून सीजन है व्हेन इट इज लाइकली टू अराइव, ज़्यादातर केसेस में मॉनसून सीजन कौन से महीने में अराइव करता है? वो होता है अर्ली जून। ये जो अर्ली जून है उसमें जो मॉनसून सीजन है वो इंडिया में आता है, कौन सी स्टेट में? केरला में। ठीक है, केरला में सबसे पहले मॉनसून आता है और वो कौन से महीने में होता है? अर्ली जून। ठीक है, तो कौन से व्हेन इज मॉनसून मोस्ट लाइकली टू अराइव? अर्ली जून में। फिर बाद में वापस हम नेक्स्ट सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस, पहले इनके एमसीक्यूज करते थे सारे कवर, कोई एमसीक्यू सबसे आसान होता है। तो क्वेश्चन 19, दी पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मीन्स। जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी उसमें डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ के बेसिस में हो रही थी? वो हो रही थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उस समय जो साउथ अफ्रीका था उसमें टू टाइप्स ऑफ पीपल रहते थे, एक तो ब्लैक्स या अफ्रीकन्स और वाइट्स यानी कि ब्रिटिशर्स जो यूरोपियंस थे। तो जो वाइट्स थे, वाइट पीपल जो ब्रिटिशर्स है, वो ब्लैक पीपल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे थ्रू दी पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। जनरल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, जो ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के प्लेसेस थे वो सेपरेट हो जा रहे थे। ठीक है, जो ब्लैक पीपल थे वो कुछ जगह, कुछ टाउन्स में या कुछ बीचेस में जाना अलाउड नहीं था, और अगर उनको वो जगह जानी था फॉर एग्जांपल जॉब्स के लिए, तो उनको एक लाइसेंस की ज़रूरत थी।
तो इसके साथ और बाकी सारे तरीके से जो ब्लैक्स थे उनके अगेंस्ट, ब्लैक्स मीनिंग बस इंडियंस भी, जो अफ्रीकन्स और इंडियंस थे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऐसे हो रही थी बाय दी वाइट पीपल, दी ब्रिटिशर्स। तो जो अपर थीट थी, इट वाज अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रेसेस थी उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। फिर क्वेश्चन 20, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो टू प्रेमिसेस, यानी कि असर्शन और रीजन, एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले असर्शन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव। जो असर्शन है ये बिल्कुल सही है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक राइट दे रखी है हर एक सिटीजन को टू इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव, ये है राइट टू वोट। और ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिसमें हर एक 18+ सिटीजन को राइट टू वोट मिल रखी है, वो उसके थ्रू गारंटी होता है। और फिर बाद में रीज़न है, इलेक्शन इन इंडिया है फ्री एंड फेयर, ये भी ट्रू है। जो इलेक्शन इंडिया में वो फ्री भी और फेयर भी है। एवरी वन हैज़ अ इक्वल चांस टू कम्पीट एंड विन इन द इलेक्शंस। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिनमें इलेक्शंस होते हैं लेकिन वो फ्री एंड फेयर नहीं होते, जैसे कि चाइना में जो कुछ अप्रूव रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बाई द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वो ही विन कर सकते हैं, उनके पास एक सीरियस चांस है विनिंग का। जबकि इलेक्शन इन इंडिया में कोई भी विन कर सकता है, मैटर नहीं करता कौन सी पार्टी है, क्योंकि जो इलेक्शन इन इंडिया है वो है फ्री एंड फेयर। तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो एक्सप्लेनेशन बन रही है क्या? यस, एक्सप्लेनेशन भी बन रही है। अगर आप इस सेंटेंस के आगे असर्शन के आगे बिकॉज लगा दोगे तो सेंस पर आएगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू इलेक्ट हिज representative because elections in India are free and fair. Elections in India are free and fair, उसकी मदद से जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इलेक्शन को लड़ सकते हैं और उसकी वजह से सिटीजन्स को राइट है ताकि वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट कर सके। इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन है करेक्ट होगा। फिर मैचिंग करनी है हमें कॉलम्स की, तो देखते हैं ना। इसका करेक्ट आंसर है, होना तो चाहिए A1 टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स है 543 ना। ऑफ कोर्स अगर आप एक्स्ट्रा 12 को जोड़ दोगे दैट आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट तो होएगा, मतलब आप एक्स जो मैक्सिमम लिमिट है उसको जोड़ दो तब होएगा 552। मैक्सिमम लिमिट की बात हो रही है तो 552 होगा मैक्सिमम के लिए, लेकिन अभी करंटली है 543। फिर आपने जो बी है रिजर्व सीट्स फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट, ये लोकसभा की बात हो रही है, वो होएगा 384 सीट्स है स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए। और रिजर्व सीट्स फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज के लिए वो हैगी 247, जो ऑप्शन 2 है वो होएगा। और जो डी है टोटल मेंबर्स ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली वो होएगा 470। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, जो ऑप्शन हैं उनमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। A1 वाले ऑप्शन तो 3 है, ये 3 A1 वाले ऑप्शन, लेकिन किसी में B3 नहीं है और ये एक मिस्टेक है, ठीक है। लेकिन अगर आप करेक्ट करोगे तो जैसे जो मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाया है वही होएगा। इस प्रैक्टिस पेपर में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन वही होएगा। क्या होएगा ऑप्शन करेक्ट वाला A1, B3, C2 और D4, लेकिन ऐसा है नहीं, B3 किसी में भी नहीं है, इस वाले में है लेकिन यहाँ पे A4 है और ये इनकरेक्ट है। फिर हमें क्वेश्चन 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है? जो B, C और D है ये तीनों ही गलत है, क्योंकि इनमें सारे के सारे जो प्रेसिडेंट्स दिखा रखे हैं ये सारे अमेरिकन हैं, ठीक है। और अमेरिकन तो यहाँ पे तो साउथ अफ्रीका की बात हो रही है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स कैसे आ सकते हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था वो था नेल्सन मंडेला, लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC। तो क्वेश्चन 23, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, और जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। जो लोकसभा है इट इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस, और जो राज्यसभा है जो राज्यसभा है इट इज़ कॉल्ड द अपर हाउस। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो जाएगी। फिर क्वेश्चन 24, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। डेमोक्रेसी में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का भी प्रिंसिपल फॉलो होता है, जिसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक ही वोट होएगा और हर एक वोट के पास एक ही वैल्यू होगी। अनलाइक जो फिजी है जहाँ पे इंडिजिनस फिजियंस की ज़्यादा वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन फिजियंस। फिर बाद में दूसरा, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये भी करेक्ट है। नो वन इज़ अबव द लॉ, एवरी वन इज ट्रीटेड इक्वली।
और थर्ड, मेजर डिसीजंस आर मेड बाय इलेक्टेड लीडर्स, ये भी करेक्ट है। जितने भी मेजर डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स से की जाती हैं। यहाँ पे कीवर्ड है इलेक्टेड, क्योंकि जो ये लीडर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय दी पीपल। इसलिए जो ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, ये करेक्ट होएगा। हमें फाइनली सेक्शन डी के एमसीक्यूज ये ये सेक्शन डी के एमसीक्यूज। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर बफर स्टॉक फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जो बफर स्टॉक है, एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर करता है? इट इज़ दी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होएगा ए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। फिर इन विच ईयर वॉज दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च्ड, यानी कि मनरेगा कौन से साल में लॉन्च हुई? इट वॉज लॉन्च्ड इन 2005। और इसके अकॉर्डिंग हर एक रूरल विलेजर को 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क मिलता था। फिर क्वेश्चन 31, ये भी एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन है पॉवर्टी डेटा इन इंडिया इज कलेक्टेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे इंस्टीट्यूट, ये करेक्ट है। ये जो असर्शन है इट इज़ करेक्ट। फिर रीजन है द वर्ल्ड बैंक डिटरमाइंस द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन पर कैपिटा डेली एक्सपेंडिचर, ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पर कैपिटा डेली एक्सपेंडिचर यानी कि हर एक इंसान एक दिन में कितने डॉलर्स, PPP एडजस्टेड है, जो परचेसिंग पैरिटी है उसके बेसिस में एडजस्टेड है, लेकिन कितने डॉलर्स में जीता है। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन अगर एक सेट अमाउंट जो वर्ल्ड बैंक ने सेट करा है और उससे नीचे जीता है, देन दे आर कंसिडर्ड टू बी बिलो दी पॉवर्टी लाइन। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो बन नहीं रही। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है दोनों ही, लेकिन देयर इज नो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट होएगा। फिर क्वेश्चन 32, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वीट वाज द इम्पैक्ट ऑफ, जो वीट का इंक्रीज प्रोडक्शन था इट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें बेटर फार्मिंग टेक्निक्स आई गई, जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में, जिससे जो फूड ग्रेन्स थी जैसे कि वीट, राइस, इन सब का प्रोडक्शन, इन सब की यील्ड इंक्रीज हुई। फिर क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, इनमें से कौन सी चीज़ नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी है, जिसकी वजह से पॉवर्टी नहीं होती? वो है ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज ग्रो होगी तो जो पॉवर्टी हो तो और भी कम होगी। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन भी है इट इज़ ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इट इज़ नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। ये एक्चुअली पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा, जबकि लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, दे कैन बी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, फिर क्वेश्चन 34, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? बैंकिंग। बैंकिंग क्यों आना चाहिए? जो ये सारी एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर में आता है, जबकि जो बैंकिंग है वो टर्शियरी सेक्टर है, यानी कि सर्विस सेक्टर एक्टिविटी है, इसलिए ऑड वन आउट है, जबकि ये सारे सिमिलर है, ये सारे सेम सेक्टर को बिलोंग करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी बैंकिंग ये इनकरेक्ट होएगा, ये ऑड वन आउट है। और ऐसे ही सारे के सारे MCQs हो गए ना। हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हर एक सेक्शन के लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद मैप बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी।